ओके फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो बैड डेब्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सीखा था, न्यू आरडीडी के बारे में टू बी मोर प्रिसाइज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबका इफेक्ट आने वाला है। जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले तो हमने सीखा था बैड डेब्ट्स का इफेक्ट आएगा। सबसे पहले किसका इफेक्ट अपन ने सीखा? बैड डेब्ट्स। आपको याद होगा तो बैड डेब्ट्स हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता है। याद है कि आप लोगों को? उसी प्रकार से एडजस्टमेंट में हमने बात किया था फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी दोनों का भी पहला इफेक्ट जो है हम लोगों ने लेस फ्रॉम डेटर्स लिखा था, और दोनों का सेकेंड इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी चीजें जो है ये आरडीडी और व्हाट वी कॉल एज बैड डेब्ट से रिलेटेड आता है। तो क्या करते हैं, टू मेक इट कन्वीनियंट हम लोग इसको एक फॉर्मूला के तौर पर लिख देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया पहले मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जनरली एक फॉर्मूला लिखा जाता है टू बैड डेब्ट्स। ये कौन सा बैड डेब्ट्स है? दिस इज द बैड डेब्ट्स विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, याद करो, हम लोगों ने सीखा हुआ है मेरे दोस्तों कि सार बैड डेब्ट्स जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो वो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेब्ट्स का अमाउंट रहता है वो अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अगर एडजस्टमेंट में अपने को और बैड डेब्ट्स दिया तो उसको हम लोग नाम देते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, क्या नाम देते हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स। तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स कहाँ देखने मिलेगा हम लोगों को? एडजस्टमेंट में देखने मिलेगा। और न्यू आरडीडी ये भी हमारा लॉस है, कल हम लोगों ने जान के लिया था। तो वो भी अमाउंट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। याद रख लेना, ये सब के सब हमारे लॉसेस हैं। दीज आर ऑल आवर लॉसेस, इसलिए दे आर all added. Okay, now let us try to understand one simple logic. कि सपोज तुम तुम्हारे फैमिली के साथ कहीं घूमने को गए। जब आप घूमने को जाते हो, पिकनिक जाते हो, अभी कोरोना के दिनों में तो बहुत बुरा टाइम चालू है, कोई पिकनिक जाता नहीं है। बट पहले जब रेगुलर लाइफ चालू था तब हम लोग पिकनिक अगर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कल्याण छोड़ के बाहर जाते हैं, तो मेरे दोस्तों फैमिली के साथ सोचो या दोस्त लोग के साथ सोचो, एक बात पक्का है कि हम लोग जब जाने को तैयारी करते हैं तो हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि वहां जाने के बाद हमारा खर्चा कितना खर्चा होगा अंदाजा लगाते हैं कि होटल में रहने का इतना खर्चा होएगा, खाने का इतना खर्चा होएगा, घूमने का इतना खर्चा होएगा, शॉपिंग का इतना खर्चा होएगा। और सपोज एक 10,000 रुपया लेके जाते हैं, वहां जाने के बाद हमको पता चलता है कि हमको 12,000 रुपया खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 12,000। मतलब अपने जेब से एडिशनल कितना खर्चा हुआ है मेरे दोस्तों? सिंपल सा कोई सवाल है एकदम। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग यू दिस। पिछले साल मैंने सोचा था कि मेरा 10,000 रुपए का नुकसान होगा। पिछले साल मैंने क्या सोचा था? मेरा 10,000 रुपया नुकसान होगा। और ये साल ये बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी सब मिला के 12,000 रुपया अगर नुकसान हुआ, ध्यान से समझो, मेरा एक्चुअल नुकसान ये साल हुआ 12,000। मैंने पिछले साल तैयारी कितने रुपए का करके रखा था? 10,000 रुपए
रुपए का, मतलब ये साल एक्चुअली मेरा नुकसान कितने का हुआ बोला तो सिर्फ 2000 का हुआ। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साल मेरा बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट, न्यू आरडीडी सब मिला के 12,000 रुपए का लॉस हुआ, जिसमें ऑफकोर्स अगले साल का भी मैंने प्रोविजन करके रखा है, बट ये साल मिलाकर 12,000 का लॉस हुआ। बट लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी 10,000 रुपया उसके लिए निकाल के रखा था, तो इस साल मेरा एक्चुअल नुकसान 12,000 नहीं हुआ, क्योंकि 2,000 मेरे पास, सॉरी 10,000 ऑलरेडी मेरे पास तैयारी, प्रोविजन। फ्रेंड्स, आप में से किसी ने ये वर्ड प्रोविजन का मीनिंग जानने का कोशिश किया है क्या कभी? प्रोविजन अपन बहुत सारे बोर्ड पे ना, दुकान के बोर्ड पे देखते, प्रोविजनल स्टोर देखा है? प्रोविजनल स्टोर ऐसा हेडिंग देखा है दुकान के सामने, किराना दुकान के सामने लिखा रहता है जनरल एंड प्रोविजन स्टोर। ये वर्ड प्रोविजन का मीनिंग क्या है? किसी को जरा गूगल फटाफट करके मेरे को मीनिंग बताओ, प्रोविजन शब्द का अर्थ क्या है? तुमको मालूम रहेगा तो टाइप करो, नहीं तो गूगल करो। प्रोविजन रूल नहीं होता है, फैसिलिटी भी नहीं होता है। तारा तुडा, मला तेवढं मराठी नाही येत रे बेटा, थोडासा सिंपल मराठीमध्ये सांगावं लागेल। कम से कम भाव में नहीं, तरतूद, तरतूद 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 तरतूदचा अर्थ मला शोधावा लागेल मराठीत जाऊन आता। प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग गुड्स फॉर समथिंग, किसी को कुछ देना, द गिविंग और सप्लाइंग ऑफ समथिंग टू समबडी। प्रिपरेशंस, हाँ, सुमित पटके हैज सेड द परफेक्ट आंसर, सिद्धेश ने उसका कॉपी किया लगता है। प्लान फॉर फाइनेंशियल फ्यूचर, नॉट ओनली फाइनेंशियल, ठीक है, प्रोविजन ने आगे का तैयारी करना। तो दुकान के नाम पे प्रोविजन का स्टोर का नाम क्यों आया रहेगा रे? प्रावधान, हाँ, दिस इज मोर करेक्ट। तरतूद में भी करेक्ट, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो रिकॉर्डिंग चालू है उसमें बता रहा हूं कि मेरे को नहीं आता है, नहीं आता, मैं खुद फाइंड आउट करूंगा। हो सकता है तरतूद में भी द परफेक्ट वर्ड, आई विल फाइंड आउट, आई विल लर्न टुडे। जैसा मैं तुमको होमवर्क देता हूं, मैं आज होमवर्क करूंगा। तो प्रोविजन का बेसिक मतलब होता है मेकिंग प्रोविजन, यानी व्हाट इज कॉल्ड एज, आई वुड से, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। अब ये प्रोविजनल स्टोर कहां से आया वापिस समझ लो। प्रोविजनल स्टोर में क्या बेचा जाता है? तो तांदुल, राइस, गेहूं, वीट, दाल, ठीक है, दाल में 100 प्रकार के दाल रहते हैं, वो सब दाल। और हम लोग जब घर पे नॉर्मली खरीदते हैं, मेरे को बताओ, क्या तुम में से, हो सकते हैं कोई करता होगा, बट जनरली नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग क्या करते हैं? 25 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, ऐसा गोनी का गोनी खरीद के लाते हैं। सब्जी रोज खरीदते हैं, लेकिन चावल, गेहूं, दाल, ये महीने भर का हम लोग तैयारी करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सब लोग के घर पे गोनी भर चावल या 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो, उसका क्वांटिटी ज्यादा ही आता होगा। रीजन है कि अचानक अचानक जैसे अपने प्रधानमंत्री ने आके बोला कोरोना है, देश बंद, तो लोगों का हालत खराब हो गया। लेकिन मैक्सिमम, अच्छा, किसका हालत खराब होना चाहिए था बोला तो वो लोग जिनके घर पे ये प्रोविजन नहीं है, ज्यांच्या घरी प्रोविजन संपणार होतं, त्यांच्या घरी खूप धावपळ झाली असेल। पण जिनके घर पे चावल है, गेहूं है, दाल है, उन लोग कम से कम मालूम था 15 दिन अपने को टेंशन नहीं है, 20-21 दिन लॉकडाउन हुआ तो भी हम लोग बैठ के घर पे दाल चावल आराम से खा सकते हैं। तो प्रोविजन करना मतलब अनफोर्सीन इवेंट्स जो होते हैं, वो अनफोर्सीन इवेंट्स को
हम लोग तैयारी करने के लिए प्रोविजन लेके जाते हैं। जैसा मैं बोला घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पिताजी के डेबिट कार्ड में अकाउंट में पैसा रहता है, लेकिन वो कैश 10,000 लेके जाता है। समझ में आ रहा है? तो हर साल बिजनेसमैन भी प्रोविजन करता है। प्रोविजन करने से क्या होता है, एक्चुअल फटका जो बैठता है, एक्चुअल नुकसान जो बैठता होता है, वो उतने से कम हो जाता है। प्रोविजन का मीनिंग बहुत गहरा है मेरे दोस्तों। प्रोविजन ये शब्द के बारे में वापिस मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूं। तुम लोग भी धीरे धीरे प्रोविजन करोगे तो एग्जाम में इजी होगा। क्या मतलब है इसका, कि रोज का रोज अगर 1 घंटा पढ़ाई किया तो फाइनल एग्जाम के दिन तुमको तकलीफ कम होगा। यही सिंपल सा मतलब है। इसीलिए रोज हमने थोड़ा 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 पढ़ाई करना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स लोग अचानक एग्जाम के दिन रात भर बैठ के 24 घंटा पढ़ाई करते हैं। मेरे को बताओ कौन सा स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। पहला स्टूडेंट रोज दिन में समझो 3 घंटा पढ़ता है, लेट अस से फॉर 8 डेज 24 आवर्स, और एक बच्चा है एग्जाम के एक दिन पहले 24 घंटा पढ़ाई करता है। दोनों ने 24 घंटा पढ़ाई किया। मेरे को बताओ पहला स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिलेगा कि दूसरा स्टूडेंट को? दोनों ने इक्वल पढ़ाई किया है मेरे दोस्तों। आपको उसका जवाब अगर फर्स्ट लगता है मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट वाले कैटेगरी में आने के लिए रोज पढ़ाई करो। रोज थोड़ा 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 पढ़ाई करो। रोज पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। माँ बाप टीचर रोज बोलते हैं, लेकिन शायद आपको लगता है आता आता सर सर ऑगस्ट चालू आहे, फेब्रुवारी मध्ये परीक्षा आहे, एवढं काय घाई आपल्याला? क्या घाई करने का? मेरे दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को। आई एम सॉरी। हम लोग बहुत जल्दी, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं। फिर टेस्ट सीरीज होते होते तुम लोग अचानक घबराओ मत। ठीक है, नया सिस्टम में सब लोगों को अलग अलग लॉगिन आईडी, सब लोगों को पासवर्ड दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आएगा। आप घर पे बैठ के आंसर लिखोगे, आंसर का फोटो निकालोगे, उसी वेबसाइट में जाके अपलोड करोगे। हमारे पेपर चेकिंग टीम के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। वो लोग वही ऑनलाइन ही करेक्शन करेंगे और वापस आपको भेजेंगे। आपको और आपके पेरेंट्स को एसएमएस आएगा, और वो एसएमएस में पेपर करेक्ट हो गया करके आपको मालूम पड़ेगा। पेपर में आपने क्या मिस्टेक्स किया है, ये सब चीज आप देख सकते हो। ये चालू हो रहा है, इसके पीछे मेरा काम चालू है। थोड़ा डिले हो गया है, बट वी विल स्टार्ट वेरी सून, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। अचानक हो गया बोलो मत। मैं आज वापिस ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ 11 अगस्त को कि आपका टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। So, coming back, did you understand the meaning of the term provision? Provision काय आहे समजलं का सगळ्यांना? 196 लोक बसलेत. I want to see 194 answers of yes. मैं और अक्षय कावड़े छोड़ दिया तो 194 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों प्रोविजन करने से नुकसान कम होता है, ये लॉजिक समझ लिया आप लोगों ने। इसीलिए हमने जो प्रोविजन किया था वो है हमारा ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी कहाँ देखने मिलेगा आपको? यू कैन सी इन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। परत ट्रायल बैलेंस का रूल्स याद करो। डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। अगर साइड चेंज किया तो माइनस होगा। तो यहाँ पर ओल्ड आरडीडी जो है हम लोग क्रेडिट का आइटम डेबिट साइड में लेके आ रहे, जैसे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में किया था। ये उसका तीसरा एग्जाम्पल आ जाता है, इसीलिए इसको भी ध्यान से समझ लेना।
तो फॉर्मूला क्या बन गया, टू बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्या बन गया, टू बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त जैसा मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली अपन लिखते, वैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, हमेशा आपको ये फॉर्मूला पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक के बारे में मैं कल से बात कर रहा हूं, कल मैंने शायद आधा घंटा बात किया, आज भी ऑलमोस्ट आधे घंटे के ऊपर हो गया मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, खत्म नहीं हुआ है, फिर भी मेरा डिस्कशन चालू है। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट का बारे में बात हुआ, लेस फ्रॉम डेटर्स के बारे में बातचीत बचा है। अब मैं आता हूं डेटर्स के ऊपर। मान के चलो, लेट अस प्रिज्यूम ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है डेटर्स। डेटर्स सबको पता है क्या रे अभी? डज एवरीबडी नो डेटर्स? डेटर्स सिंपलेस्ट वर्ड मध्ये कस्टमर। डेटर म्हणजे कोण? कस्टमर। इन लोगों से अपने को पैसा मिलने का है। और एडजस्टमेंट में बोला है क्रिएट 5% आरडीडी आफ्टर राइटिंग ऑफ further bad debts of ₹3000। तो हमने सीखा दो चीज अपने को करना है, एक तो आरडीडी क्रिएट करना है और फर्दर बैड डेब्ट्स भी राइट ऑफ करना है। दोनों एडजस्टमेंट आया मेरे दोस्तों, आरडीडी भी आया है और फर्दर बैड डेब्ट्स भी आया है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखते वक्त व्हेन आई एम राइटिंग सॉल्यूशन टू दिस, बैलेंस शीट एसेट साइड में जब मैं बनाऊंगा, ध्यान से सुन लेना सब लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एक ही एडजस्टमेंट अगर अपना इतना टाइम से चल रहा है तो सोचो, यहाँ पर मेरे को पक्का मालूम है स्टूडेंट्स लोगों को 11th स्टैंडर्ड में तकलीफ होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना सारा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। आप में से अच्छा एक और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आफ्टर टीचिंग बीके फॉर ऑलमोस्ट 25 years, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट अगर आपका फाइनल अकाउंट्स रॉन्ग होता है, अगर आपका फाइनल अकाउंट्स रॉन्ग होता है, एज ए टीचर मेरे को सिर्फ आपका ये आरडीडी चेक करना है। 99% लोगों का आरडीडी का ही आंसर रॉन्ग होता है। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि अगर आप गलती करोगे फाइनल अकाउंट्स में कहीं, तो वो आरडीडी में ही करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। अब मैं आपको एक बैलेंस शीट में लेके जा रहा हूं, तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं डेटर्स। क्या लिखते हैं? डेटर्स। कितना दिया है डेटर्स का अमाउंट हम लोगों को? वी आर गिवन डेटर्स एज ₹48,000। नाउ फ्रेंड्स, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। हमने दो एडजस्टमेंट सीखा, आरडीडी और फर्दर बैड डेब्ट्स। दोनों का पहला इफेक्ट है लेस फ्रॉम डेटर्स। सवाल उठता है, मैं अगर पहला आरडीडी माइनस करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं अगर पहला न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% करता हूं, तो मैं 48,000 का 5% कैलकुलेट किया। सो 48,000 का 5%, दैट वुड बी 2,400। इतना मैक्स आता ही क्या आपको? 48,000 का 10% के लिए एक जीरो निकाल दो तो 4,800 होएगा, तो आधा कर दोगे तो 2,400। ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान से समझ लेना, मैं अगर डेटर्स में से, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। 48,000 अगर मैं पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करता हूं,
कितना है फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट? 3000। तो 48,000 में से 3000 गया, तो बोलो कितना रुपीस बचने वाला है? 45,000। अब मैं अगर न्यू आरडीडी कैलकुलेट करता हूं एट द रेट ऑफ 5%, तो 45,000 का 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं मेरे दोस्तों, आंसर आएगा 2250। मेरे को बताओ, देखो आरडीडी का अमाउंट 2400, 2250, यहीं पर खड़े खड़े आंसर बदल गया। आपके हिसाब से पहला वाला 2400 आरडीडी करेक्ट है कि 2250 आरडीडी करेक्ट है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स विच आरडीडी इज करेक्ट, 2400 और 2250? Okay, I'm very happy that all of you are saying 2250. ना अगर कोई ऐसा बैठा है जो सोच रहा है सर काय फरक आहे दोघांमध्ये, काय केलं दोघांमध्ये फरक, तर मी फरक पण सांगतो. वाचता वाचता त्यांनी काय सांगितलं? क्रिएट आरडीडी वेन. नाउ द वर्ड इज आफ्टर रायटिंग ऑफ. शब्द दिलेला आहे आफ्टर रायटिंग ऑफ. कधी करायचं आरडीडी? बॅड डेब्ट्स नंतर, तिथे दिलेलं आहे. दुसरा लॉजिक समजून घ्या. आरडीडी काय आहे परत लक्ष घ्या. आरडीडी इज ए प्रोविजन. पुढच्या वर्षी माझा किती नुकसान होणार, अगले साल मेरा कितना नुकसान होगा, उस नुकसान का तैयारी है आरडीडी. तो मैं मेरे डेटर्स का 5% कैलकुलेट करना चाहता हूं. हाँ, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स 48,000 दिया है, बरोबर है. बट मेरे दोस्तों आपको ये भी समझना है कि अगर मेरा 3,000 रुपया आज ही डूब गया तो मेरे डेटर्स 48,000 है ही नहीं. मेरे डेटर्स 48,000 है ही नहीं. मेरे डेटर्स सिर्फ कितने हैं? 45,000. इतना सब सर हम लोग एग्जाम में कैसा याद रखेंगे? तो मेरे दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक सिंपल सा और एक हथियार देता हूं. एक चीज याद रखो, जिनको मेरा इतना सब बकवास नहीं समझ में आता है, इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अलग अलग लोग यहाँ पर जमा हुए हैं. कुछ लोगों को बीके से प्यार है, कुछ लोगों को बीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो कम से कम उन लोगों ने मेरा रूल्स जो मैं बोलता हूं वो बरोबर से ध्यान रखना. मैं यहाँ पर एक रूल ऐड कर रहा हूं. तो न्यू आरडीडी पढ़ाई करते वक्त ही पढ़ाई करने का, सॉरी, न्यू आरडीडी पढ़ाई करते वक्त ही पढ़ाई करने का. लेस फ्रॉम डेटर्स ऍट लास्ट. काय लक्षात ठेवायचं? लेस फ्रॉम डेटर्स कधी लेस करायचं? ऍट लास्ट. अँड सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आणि मनातल्या मनात बोलायचा फॉर्म्युला. इथे पण बोलायचं फॉर्म्युला. काय आहे फॉर्म्युला? पटकन लिहा तुम्ही सगळ्यांनी ऑन द चॅट बॉक्स. क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने बैड डेब्ट्स का? प्लीज राइट इट. व्हाट फॉर्मूला? अब भी बताया मैंने. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस. टू बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. और जगह याद रखना, पहला वाला बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस से लेने का. फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट से आएगा. एडजस्टमेंट से आएगा मतलब डेटर्स में से मिलेगा. और ओल्ड आरडीडी जो है ये हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा. बैड डेब्ट्स को ओल्ड मत बोलो, वो 11वीं में आपने सीखा रहेगा. इट्स ओके. अभी अपन 12वीं में आ गए. थोड़ा सा बदलाव, पैराडिम चेंज, बदलाव.
बारह 11वीं में तुम बहुत छोटे रहते हो, तो तुमको सब ऐसा ओल्ड न्यू सब जगह सिखाते हैं। अभी मैंने आपको जगह बताया, बॅड डेब्ट्स कुठे भेटणार, ट्रायल बॅलन्स मध्ये, म्हणून तर आपण शब्द टाकला फर्दर बॅड। आणखी थोडं नुकसान झालं, ट्रायल बॅलन्स मध्ये थोडं नुकसान झालेलं, आता अजून थोड़ा नुकसान झाला, यहाँ पर और थोड़ा नुकसान हो गया, इसलिए उसको अपन फर्दर बैड डेब्ट्स नाम देते हैं। इस साल हमने जो आरडीडी क्रिएट किया उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, और पिछले साल जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी रहता है वो है ओल्ड आरडीडी। तो मेरे दोस्तों मेरे को बताओ, क्या मैं यहां तक जो सिखाया आप लोगों को, आर यू वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स? मैंने एक चीज के ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है, बट मैं जानता हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो आएगा वो आउटर कॉलम है, उसका मैं आंसर के बारे में मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, वो सब आप आराम से कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, कभी भी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है, ठीक है, क्या क्या सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। ओके फ्रेंड्स, तो कल से जो अपना चालू था फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी, अब सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं, दे आर वेरी स्मॉल एडजस्टमेंट्स। अब ये स्मॉल एडजस्टमेंट्स हम लोगों को कभी कभार देखने मिल सकता है एग्जाम्स में। ये पहला आर्ट में से, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। एडजस्टमेंट का नाम है अनरिकॉर्डेड परचेजेस। जब मैं बोलता हूं अनरिकॉर्डेड परचेजेस, क्या समझ में आता है? ऐसा परचेज जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, म्हणजे काय सर? अब देखो, परचेजेस कैसे रिकॉर्ड होता है, लेट अस गो टू द थियरी। ट्रांजैक्शन, व्यवहार होता है। जब मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे को सामान के साथ आएगा उसका इनवॉइस। आता त्याला बिल नाही बोलायचं, बिल कशाला बोलतो आपण हे माहिती आहे, बिल कशाला बोलतो मित्रांनो? किसको बिल बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग दुनिया में? बिल म्हणजे काय? अकाउंट्स की दुनिया में बिल मतलब क्या? यस अस्मिता, वेरी गुड। बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आज के बाद कभी भी आप दुकान में जाके बिल दो करके बोलना मत, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अगर सामने वाले को मालूम पड़ेगा तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो हंसेगा। वैसे अपने इधर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाके सारा जो जिसको तुम बिल बोलते थे देखना, इट इज एन इनवॉइस। त्याला शब्द आहे इनवॉइस। बिल फक्त बिल्स ऑफ एक्सचेंजला बोलतात। ठीक है, जब कोई तुम सर्विस सेंटर में, कोचिंग क्लास में आके तुम पैसा भरते हो, कोचिंग क्लास में तुमने फीस भरा, तो उधर बोलते हो क्या बिल दिया? नहीं, उधर आके बोलने का रिसिप्ट मिळणार का सर? त्याला कॅश रिसिप्ट म्हणतात। डॉक्युमेंट्स, महत्वाचे डॉक्युमेंट्स बद्दल सांगतोय। तो कहाँ जाते हो वहां पर तुमको क्या पूछना है ये मालूम। ऑफ कोर्स तुम जाओगे दुकान में तो आज की तारीख में अपने इधर अगर लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो अपन बोलते बिल दिया, तो बिल लिहून देतो फटाफट। एक्चुअली व्हाट ही गिव्स इज ए कैश इनवॉइस। एनीवेज, तो जब परचेज करोगे तो आपको मिलेगा परचेज इनवॉइस। ऐसे परचेज इनवॉइस को फाइल करके रखते हैं, जेवढा सामान खरेदी झालं सगळं फाइल मध्ये लिहित असतो। और अकाउंटेंट क्या करता है, वो फाइल रखता है और लैपटॉप में अगर टैली में करता रहेगा तो परचेज का एंट्री करता है, अगर जर्नल लिखता रहेगा मैनुअल अकाउंटिंग तो एंट्री लिखता है। हो गया एक दिन ऐसे कि वो जब रिकॉर्ड कर रहा था, वो जब रिकॉर्ड कर रहा था तब गलती से बिल नंबर 10 के बाद 11 चिटक गया और डायरेक्टली उसने बिल नंबर 12 का एंट्री कर दिया। मेरे दोस्तों,
तुम बोलोगे सर 11 तो नंबर दिखना चाहिए, फिर दिखा उसको कैसे नहीं? ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी आपसे भी ऐसा गलती हो जाता है। या दूसरा बात, अपने को दूसरे कंपनी का बिल आया, उसमें अपना नंबर नहीं रहता, इसीलिए गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? प्रैक्टिकली जरा सोचने की कोशिश करो। या पंखा चालू था सर के ऊपर, एक बिल के साथ दूसरा बिल उड़ गया, तुम इधर उधर देखे, घर पे किसी से बात कर रहे थे, अड़ोस पड़ोस में जो तुम्हारे बेंच पे बैठा है उसके साथ बात कर रहे थे, एक बिल के साथ दूसरा बिल उड़ गया, तो वो बिल का एंट्री हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। लेकिन बाद में पता चल गया कि वो बिल, क्योंकि वो पैसा मांगने को आया, तो हमने देखा हमारे पास एंट्री नहीं है, फिर से हमने रजिस्टर खोला तो हमको वहां पर दिखा वो बिल है, वो पर्टिकुलर तारीख का। तो अगर बाय चांस ऐसा कोई बिल रिकॉर्ड करने को रह गया तो उसको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड परचेजेस। बोलो मीनिंग सब लोगों को समझा अनरिकॉर्डेड परचेजेस का? कोई जानबूझ के छोड़ता नहीं है, कोणीच मुद्दामून करत नाही, हे होत। कभी कभी तो ये साल का गलती अगले साल भी मिलता है, लेकिन हमको ये साल का गलती ये साल मिल गया तो इट इज गुड, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप सोचो कि ट्रायल बैलेंस में मुझे परचेसेस दिया है 5 लाख, और ये अनरिकॉर्डेड परचेस एक बिल है 50,000 का, मतलब इस साल ने खरीदी किया है, द परचेजेस दैट आई हैव डन इज 5,50,000। 5 लाख रिकॉर्डेड, 50,000 अनरिकॉर्डेड। मतलब बहुत सिंपल, मैंने क्या किया, 5 लाख में ये 50,000 रुपया को ऐड कर दिया, इसीलिए अनरिकॉर्डेड परचेजेस आया। तो आपको पहला इफेक्ट क्या करना चाहिए? एड टू परचेजेस। हम जिनसे परचेज करते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? क्रेडिटर्स। वेरी गुड प्रांजलि, वेरी गुड आरती, यस। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने एक बिल रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब क्रेडिटर में भी तो उसका एंट्री नहीं हुआ है, तो उसको वहां पर भी ऐड कर दो, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा ऐड टू क्रेडिटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है बच्चे लोग बाय हार्ट मत करो। मैं तो 20 साल से बोल रहा हूं बाय हार्ट मत करो, थोड़ा इमेजिन करो, चीजें याद हो जाएंगी। मैं हर चीज का मीनिंग बता रहा हूं। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस क्या होगा? ऐड टू परचेज। और क्या होगा? ऐड टू क्रेडिटर्स। एम आई क्लियर? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो इसका अगला एडजस्टमेंट तो बहुत ही सिंपल है। अब ये तुम लोग खुद ही कर सकते हो, आपको मालूम है मैं क्या लिखने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड गोपी कृष्णन, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इस एग्जाम्पल में, कौन से एग्जाम्पल में? आज के एग्जाम्पल में, हाँ ये वाला एग्जाम्पल में, यहां पर समझो आरडीडी फर्दर बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट आया, और उसके अलावा अनरिकॉर्डेड सेल्स वेर ₹5,000 आया। अब मेरे को बताओ, अपने आंसर में आरडीडी का वैल्यू सेम रहेगा कि चेंज होगा? आरडीडी का वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा सर? हमने आरडीडी, वापस मैं एक बार लेके जाता हूं, लिखते वक्त ही मैंने बोला लेस फ्रॉम डेटर्स एट लास्ट। हा सगळ्यांसाठी, फक्त बॅड डेट साठी नाही, सगळ्यांसाठी ऍप्लिकेबल आहे। इवन दो अनरिकॉर्डेड सेल्स इज गिवन आफ्टरवर्ड्स, बट हम लोग जो है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स के वजह से हमारा डेटर्स बढ़ने वाला है, इसीलिए हम बोलेंगे एड unrecorded sales
amount will be rupees 5,000 and my total will become 50,000. So my new RDD will become 2,500 and my net debtors, net म्हणजे total जे राहिलं, that will become 42,500. मतलब हर ट्रांजैक्शन, हर एडजस्टमेंट जिसके वजह से डेटर्स में असर होता है वो सब पहले कर लेने का। मैं आज आपको एक सीक्रेट बोलता हूं, 50 एडजस्टमेंट भी अगर डेटर्स में रहा, 50, तो 50वां एडजस्टमेंट न्यू आरडीडी। 100 एडजस्टमेंट आया डेटर्स के ऊपर तो 100वां न्यू आरडीडी, बाकी सब पहले। बोलो याद रहेगा सबको? तो ये कभी तुम आरडीडी रॉन्ग नहीं करोगे। आरडीडी रॉन्ग होता है क्योंकि आप आरडीडी पहले ले लेते हो। क्वेश्चन एग्जामिनर भी बहुत बार उसको ऊपर दे देता है, इसीलिए आप गड़बड़ कर देते हो। सबको याद रहेगा ना मेरे दोस्तों, अपन ने 1 घंटा आरडीडी के लिए सीखने को गलाया है, गलाया नहीं, इन्वेस्ट किया है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब इसके साथ मैं और 2 एडजस्टमेंट आपको यही स्ट्रीम में सिखा के रखता हूं। 12th में ज्यादा काम में नहीं आएगा बट फर्दर स्टडीज में काम में आएगा। वो है अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट, म्हणजे लेस फ्रॉम परचेजेस and less from creditors. Opposite, opposite, exactly opposite. इसी से रिलेटेड और एक एडजस्टमेंट अगर आज हम लोग कवर कर ले तो वो होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न्स, लेस फ्रॉम सेल्स and less from debtors. I will be stopping today's lecture at this juncture.